4 अक्टूबर इंटरनेशनल वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ये दिन बहुत ही खास है, ख़ास तौर से भारतीयों के लिए। मैं इसलिए इस दिन को खास बोल रहा हूँ क्योंकि भारतवर्ष में एक जीव है जिसको हम गाय बोलते हैं। उसको हम अपनी माता के रूप में मानते हैं क्योंकि वो इस धरती का आधार है। कहते हैं कि अगर गाय ना हो तो धरती ना हो। ये धरती तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक गाय नहीं ख़त्म होंगी, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना है। हमारे पूर्वज ऐसा बोलते थे कि अगर गाय है तो ही धरती है, क्योंकि गाय के गोबर के खाद से जंगलों में तब तक गिरे हुए लकड़ी, पेड़ पौधे के जो तने हैं या पत्तियां हैं या फूल हैं, जो भी है, वो तब तक खाद में, मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होता जब तक उसमें गाय का गोबर नहीं मिलता। घर में कोई भी चारा हो, कूड़ा हो, कुछ भी हो, वो तब तक खाद में कन्वर्ट नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर गाय का गोबर नहीं डाला जाता या गोबर फेंका नहीं जाता। गड्ढे में भी आप किसी चारे को डाल दीजिए, वो तब तक मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होता जब तक उसमें हम गोबर नहीं डालते हैं। तो इसलिए ज़मीन ही हमको सब कुछ देता है, ज़मीन ही सब कुछ है, मिट्टी ही आधार है, ये मातृभूमि ही आधार है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम गाय को माता बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमको इस धरती से प्राप्त होता है और धरती ही गाय से प्राप्त होती है। अगर गाय नहीं तो धरती भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का जो दौर है, अगर हम देखें ख़ास तौर से उत्तर भारत की दशा को देखें तो वहाँ पर गोवंश भटक रहा है। आखिर एक ऐसा राष्ट्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानता है, एक ऐसे लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जयघोष लगाते हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। अब ये वक्त आ गया है, आज का ये दिन उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन ये चाहिए कि अगर वो रियल में फेथ रखते हैं तो गायों के लिए जंगलों को खोल दें, जंगलों में अभ्यारण्य का निर्माण करें। जब तक गायें जंगल में नहीं होंगी, इस बात को आप समझिए कि जब तक गायें जंगल में नहीं होंगी तब तक हम आयुर्वेद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उगने वाली जड़ी बूटियाँ, उगने वाली वनस्पतियाँ, वो उनकी प्रकृति ऐसी है कि जब तक वो गाय के गोबर का खाद नहीं पाएंगी तब तक कुछ वनस्पतियाँ हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होंगी। जब तक पेड़ से गिरने वाले पत्ते, फूल, फल तब तक खाद में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक वो गाय का गोबर नहीं पाएंगे। अगर गाय नहीं होंगी, गायों का गोबर नहीं होगा, तो वो कूड़ा सिर्फ जंगल में कूड़े की तरह टहलता रहेगा, वो कभी मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा तो वहाँ के वृक्ष ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। और ख़ास तौर से ये भी देखा गया है कि गाय के गोबर में एक आकर्षण होता है, वो गाय के गोबर से मिट्टी में एक क्षमता आता है पानी को सोखने का, पानी को टिका के रखने का। और गाय के गोबर में ऐसा बोलते हैं कि पानी को लेकर के आकर्षण होता है। जिस जगह पे गाय के गोबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पे वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसा पूर्वजों का मानना था। अब उनका भी एक करोड़ों वर्ष का इतिहास है, क्योंकि ये सभ्यता करोड़ों वर्ष पुरानी है, तो उस हिसाब से उनका एक अनुभव है, करोड़ों वर्षों का अनुभव। हो सकता है कोई साइंटिस्ट अभी बोल रहे हो, चूँकि रिसर्च आधा रहेगा, क्योंकि हर बात को लोग पूरा करते हैं फिर बताते हैं नहीं नहीं पहले सही था। तो हो सकता है कि वो 5 साल 10 साल बाद इस बात को एक्सेप्ट करें, या 5-10 साल बाद इस बात को बोलें, फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज़ पर एक मिशन लगाएं, प्रोग्राम लगाएं। पर पूर्वजों ने ऐसा हमको समझाया कि हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए, गायों को जंगल में चारागाह ज़रूर होना चाहिए। तो ये दिन भारतवर्ष के लिए इसलिए खास है कि जिस तरीके से गोवंश इधर उधर भटक रहा है, ये इस सभ्यता के लिए भी एक गलत संदेश है। क्योंकि एक ऐसा समाज जो गायों को अपनी माता मानता है, एक ऐसा समाज जिन राजाओं ने भी अपनी रियासतों को मर्ज किया, जिन राजाओं ने इस गणराज्य को बनाया, उन्होंने भी गोचर ज़मीनों का निर्माण किया था, उन्होंने भी जंगलों में गोचर के लिए खुला मैदान छोड़ा था। और जब तक, ये बात समझिए कि जब तक हम गायों को जंगलों में स्थान नहीं देंगे, जब तक गायें जंगलों में चरने के लिए नहीं जाएंगी, तब तक किसी भी हाल में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। पहाड़ियों के नीचे बसे हुए क्षेत्र, पहाड़ियों के नीचे बसे हुए गांवों की ज़मीनों की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जंगल में होने वाली वनस्पतियों के लिए, जंगल में होने वाली मिट्टी के लिए। क्योंकि अगर हम जंगल के अंदर पेड़ चाहते हैं तो हमको मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी चाहिए तो जो भी पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं पतझड़ में या किसी भी तरीके से, जो भी टहनियाँ टूट रही हैं, मिट्टी झड़ रही, जो भी हो रहा है, तो अगर हमको उसको मिट्टी में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वहाँ गाय के गोबर का इस्तेमाल करें। अब पहाड़ जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में हम गाय के गोबर को हर पेड़ में तो नहीं डाल सकते। उसका यही तरीका होता है कि हम गायों के लिए अभ्यारण्य पॉइंट करते हैं, क्योंकि जो जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, जानवरों को जीने के लिए संपूर्ण चाहिए। संपूर्ण का मतलब, अगर हम किसी भी जंगल के अंदर डैम जैसे या तालाब जैसे छोटे छोटे तालाब बना दें, सपोज करिए अगर किसी नदी का बहाव है, पहाड़ी नदी का बहाव है, अगर
पूरे सीजन नहीं भी रह रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम उस लाइन में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर देते हैं तो जंगली जीवों को पीने के लिए पानी हो जाएगा, परिंदों को पीने के लिए पानी हो जाएगा, और अगर गायें उस जगह पर रहेंगी तो गायों को भी पीने के लिए पानी होगा, और गाय की वजह से उस जंगल में मिट्टी कंटिन्यू बढ़ेगी। जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं उनसे भी मिट्टियां बढ़ेंगी, फिर उसके बाद जो गाय का गोबर है उसकी वजह से भी मिट्टियां बढ़ेंगी, जिससे वहाँ की जो वनस्पति है वो स्ट्रांग होगी, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो स्ट्रांग होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहाड़ के अंदर कोई पेड़ लग गया, लगने के बाद पहाड़ों में दरार आते रहते हैं, पहाड़ों के अंदर जो भी है, जो पेड़ के तने हैं ऊपर जाते हैं, वो एक नेचुरल तरीके से ही भरते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश में जब मिट्टियाँ बहती हैं तो जाके किनारे लगती हैं। अब टहनी है, पत्ती है, वो जब तक सड़ेगी नहीं, जब तक वो गोबर का खाद नहीं पाएगी तब तक वो सड़ेगी नहीं। गोबर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर किसी पत्थर के भी बगल में रखेंगे, किसी सीमेंट या बालू के भी बगल में रखेंगे तो बालू को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो ऑटोमेटिक मिट्टी का निर्माण करते रहेगा, क्योंकि अगर गायों का गोबर जंगल में होगा तो ही मिट्टी का निर्माण हो पाएगा, तो ही उस जंगल की वनस्पतियां बच पाएंगी। वो वनस्पतियां जो वृक्षों के नीचे उगती हैं, जो उनकी जड़ों में उगती हैं, वो औषधीय वृक्ष जो दरारों में उगते हैं, कोनों में उगते हैं, वो मिट्टी को पहुंचाने का एक तरीका है। क्योंकि जब बारिश होगा और गाय होंगी, गायों के गोबर होंगे, गायों के गोबर की वजह से खाद का निर्माण होगा, और वो खाद जब बारिश में बहेगी तो वो पूरे जंगल को या पूरे पहाड़ को फिलअप करता है, एक तरीके से वो टचअप कर देता है, वो पानी के रिसाव को रोकता है, पानी में एक आकर्षण पैदा करता है। और पानी का इंतजाम होगा, जब ये जीव होंगे तो दूसरे जीव भी ऑटोमेटिक रहेंगे, क्योंकि ये जीव समाज की तरह रहते हैं। इसके दो बेनिफिट होते हैं। पहले, अगर कभी भी इस देश के अंदर आपदा आई, उस टाइम पे जंगल के अंदर वो जानवर होंगे जो मानव सभ्यता को सुरक्षित कर सकेंगे। दूसरा, जो पशुधन खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसान के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पशुधन राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करेगा। जंगल में ये पशु होंगे तो जंगल की मिट्टी की ताकत को बढ़ाएंगे, जंगल की मिट्टी की ताकत को बढ़ाएंगे, जंगल के अगल बगल जो खाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर भी नदियों का पानी जा रहा है, या पहाड़ों से जो नदियाँ निकल रही हैं उनका पानी जहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। और इसके कारण औषधीय प्लांटों का उदय होगा, जो प्लांट अभी इनके वजह से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जैसा कि बोलना है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं पहले ऐसे ऐसे करके पेड़ होते थे जो अब नज़र ही नहीं आते। ऐसा तो नहीं कि उनका बीज नहीं होगा, उनका जो भी है उनके बीज तो होंगे ही होंगे जंगल के अंदर, पर वो सिर्फ नहीं उग रहे हैं तो मिट्टी के कारण, या उस व्यवस्थित मिट्टी के कारण जिसमें उनको रहने की आदत है, या जिसमें उनका उगना स्वाभाविक है। तो उसके लिए गायों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जंगलों के अंदर। तो ये आज के दिन, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर डे के दिन, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से डिमांड करते हैं, कुछ जंगलों के अंदर गायों के लिए अभयारण्य बनवाएं। वो गायें जो नगरों में नहीं रखने लायक है, या जिनको नगरों में रहने से जैसे बच्चे का प्रॉब्लम है, बाकी के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको अभयारण्य के अंदर भेजें। एक सिस्टम का निर्माण करें जिससे जानवरों को अभयारण्य में भेजा जा सके। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी कि जो जानवर खेत चर रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यू किसान लॉस में जा रहा है, उस चीज़ में डेवलपमेंट होगा। दूसरा चीज़, पशुधन में भी विकास होगा। जो हम नस्ल सुधार पर भी इस चीज़ को लेकर के काम कर सकते हैं। और गायों का होना, संपत्ति का होना एक जैसा है। वो मिट्टी में विकास करेंगे, वृक्षों का विकास करेंगे, औषधीय वृक्षों का विकास करेंगे, नदी किनारे के क्षेत्रों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, पहाड़ के नीचे के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। पहाड़ों में जिस जगह पर भी पेड़ उग सकते हैं उस जगह के फिलअप करके पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, जिसकी वजह से वो वृक्ष होंगे, क्योंकि वृक्षों को होने के लिए मिट्टी चाहिए, और उस जगह पे आप मिट्टी डाल नहीं सकते। वो इसी तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और बिना इसके वहाँ वो वृक्ष डेवलप भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन हम लोग ये डिसीजन लें कि हम एक अभयारण्य का निर्माण करें, हर स्टेट के अंदर अभयारण्य का निर्माण करें, हर क्षेत्र के अंदर अभयारण्य का निर्माण करें। ये सस्ता भी है, देश के लिए भी उन्नति कारक है, जो किसान हैं उनके लिए भी उन्नति कारक है, मेडिटेशनल वैल्यूएशन भी इसका है। और ये किसी भी आफत के टाइम पर, किसी भी अगर देश में कभी कोई आपदा आ गई, कुछ आ गया, तो उस समाज के लोग अगर कभी जंगल में शरण लिए, कभी ऐसा विश्व युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो उस लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस भारतीय परंपरा में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, तो उनका वचन था कि हम गौओं की, विद्वानों की और स्त्रियों की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक भारतीय परंपरा जिंदा है तब तक औरतों की रक्षा की जाए, गायों की रक्षा की जाए और विद्वानों की रक्षा की जाए। उस हिसाब से भी सरकारों को
गायों के लिए अभयारण्य अलॉट कर देना चाहिए, जिससे पूरे मानव समाज का उन्नति सुनिश्चित किया जा सके।